हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें आज हम लोग क्लास 10 का ये पहला चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक सभी जियोग्राफी का जो चैप्टर है वो हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है संसाधन एवं विकास। इससे पहले जो वीडियो था उसमें भी एक संसाधन जैसा चैप्टर हम लोग पढ़ाए थे। तो संसाधन क्या था, इसका उपयोगिता, संसाधन कितने प्रकार का होता था और क्वेश्चन जो भी था वो हम लोगों ने उस वीडियो में किया था। तो आज का हम लोग है संसाधन एवं विकास, इसके बारे में जानते हैं। ये हमारे लोगों का क्या है, पहला चैप्टर। तो ये अब हम लोग पढ़ लेते हैं जो संक्षेप में है। इसके बाद जो भी इमेज रहेगा उसको भी देखेंगे, फैक्ट जो रहेगा उसको हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और उनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। तो संसाधन क्या होता है कि जो हमारा जब तक उसका हम लोग उपयोग करते हैं या फिर जो भी उपयोगी पदार्थ जिसका हम समय के अनुसार उपयोग करते हैं वही संसाधन है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। मतलब कि जो भी हम लोगों के लिए उपयोगी है, चाहे वो संभाव्य हो या फिर सांस्कृतिक, वह संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं और इसके बाद वस्तुओं की रूपांतरण की प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं से पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का एक परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, जैव एवं अजैव, समाप्यता के आधार पर जैसे नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय होता है। इसके बाद है विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर पर आधार पर आपका संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष होता है संसाधन। तो ये था संसाधन का वर्गीकरण। ये देख लीजिए, ये वर्गीकरण है संसाधन का, ये डायग्राम है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये एक चित्र है जैसे भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, ये सभी का यूज मानव द्वारा होता है। तो संसाधनों का विकास, अब हम लोग ये हेडिंग है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। कुछ समस्याएं जैसे कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हुआ है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिसे समाज के दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है, जो समाज है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। ये क्रियाकलाप है, तो क्रियाकलाप हम लोग पढ़ेंगे नहीं। तो मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधन का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में पोषणी विकास का एक हिस्सा है। ये सतत पोषणी विकास है। तो सतत पोषणी विकास हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो सतत पोषणी आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो। मतलब कि जो भी डेवलप हो वो
इन्वायरमेंट को बिना लॉसेस किया हो, तो वही एक होता है सतत पोषण विकास। और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। मतलब जो हमारे आने वाले समय जो पीढ़ी हो वो इसकी चिंता या फिर उसको जो परेशानी न हो, यही सतत पोषण विकास का एक मतलब कि अर्थ होता है। ये है रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। तो इसको हम लोग अस्थिर मतलब कि बोल सकते हैं कि हम लोग बाद में देख सकते हैं, बाद में देखेंगे। और एजेंडा 21 को भी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये कवर हम लोगों का हो जाए। तो संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन अब क्या है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सामान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधन की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और ही भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह से संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे देश भी हैं मतलब कि देश प्रदेश हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधन की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधन बहुतायत हैं लेकिन जल संसाधन की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत की धनी है परंतु यहाँ के जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। ये क्रियाकलाप है। अगला हेडिंग है भारत में संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। पहला है क में देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। ख है कि संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना होता है। ग में दिया है कि संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना होता है। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना भी प्रयास किए गए हैं। और किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों का अभाव के मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां संसाधन की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने के कारण क्या है ये आप बता सकते हैं 120 शब्दों में। कि कुछ ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ पर संसाधन नहीं है फिर भी वहाँ पर वो जो प्रदेश है वो विकसित रहता है, और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर संसाधन रहते हैं फिर भी वो विकसित नहीं रहता है। जैसे दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में बहुत कम संसाधन है लेकिन क्या है, दिल्ली एक विकसित है। वहाँ पे इंडस्ट्रियल सब फैक्ट्री आती है और ये क्या है, कैपिटल है। तो ये एक दिल्ली क्या है, डेवलप है। जबकि अन्य कोई ऐसा स्थान आप बताइएगा जहाँ पर मतलब संसाधन है लेकिन वो डेवलप नहीं है। जैसे हम लोगों का पूर्वोत्तर राज्य हो गया तो वहाँ पर अधिक डेवलप नहीं है। अब लोग हम लोग अगला पढ़ते हैं कि उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों में ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन पर सबका अनुभव किया है। अतः भारत में विकास समानता तथा संसाधन विकास लोगों की मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही
आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। संसाधनों का संरक्षण अब हम लोग देख लेते हैं। तो संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परंतु संसाधनों के विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों के संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण जैसे गांधी जी संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार हैं। ये अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर वो अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ये है भू संसाधन। तो हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूप से इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानवीय जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्य के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीकों से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं। वे कुछ बारहमासी नदियों के द्वारा प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन का अपार संचय कोष है। पठार क्षेत्र में ये देख लीजिए भू क्षेत्र यहाँ पर दिया गया है, एक दृश्य है। ये जो नीला कलर में है ये मैदान है, जैसे कि 43% ये मैदान है। ये रेड कलर में जो हल्का रेड है ये पर्वत है जो 30% है, और जो पीला कलर का है ये पठार है। यानी 27% पठार, 30% पर्वत और 43% मैदान है। अब भू उपयोग हम लोग पढ़ते हैं। तो भू संसाधन के उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है। पहले वन, दूसरा है कृषि के लिए उपलब्ध भूमि जैसे बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि होता है। एक गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि जैसे इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि। तीसरा है परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जैसे में है कि अस्थायी चारागाहों तथा अन्य गोचर भूमि है। विविध वृक्ष फसल और उपवनों अधीन भूमि होते हैं जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं हैं। और कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों तक खेती न की गई हो। इसके बाद आता है परती भूमि। तो वर्तमान परती एक आता है, और वर्तमान परती में जैसे कि जहाँ पर एक कृषि वर्ष तथा उससे कम समय में खेती न की गई हो। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि पुरातन परती आता है जहाँ पर 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। फिर 5वां है शुद्ध, यानी कि शुद्ध को हम निवल बोलते हैं। बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फलों उगाई व काटी जाती है वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। ये वन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कल ग्राफ है। इसमें आपको प्रतिशत में दिया रहेगा। इसमें वन, बंजर, गैर कृषि, स्थायी चारागाहें और विविध जैसे वृक्ष, फसल जो भी उपवन हैं इनके अनुसार आप देख सकते हैं। सर्वाधिक आपको गैर कृषि प्रयोजन क्षेत्र मिलेंगे। इसके बाद ये है और ये, इसको आप देख लीजिएगा, ये ग्राफ है। भारत में भू उपयोग प्रारूप, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये हम लोगों का हेडिंग है। तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानविक कारक जैसे जनसंख्या घनत्व,
प्रौद्योगिकी, क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों में सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। इसके बाद ये रहा, स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारागाह उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि पर 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र में लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र पर मतलब भूमि पर कृषि या फिर बोया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भाग भौगोलिक क्षेत्र में वंचित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का यह भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई भूमि में बस्तियाँ, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी पर दोहन करेंगे, मतलब अपना उपयोगिता के अनुसार, तो जो संसाधन है वो कम होता जाएगा। कुछ दिन ऐसा आएगा कि वो जो संसाधन है वो नष्ट हो जाएगा, मतलब कि ख़त्म हो जाएगा। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा भी आ सकती है जब संसाधन ही नहीं रहेगा। अगला है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। जैसे कृषि, जिसमें गेहूँ, गन्ना, चावल हम लोग बोते हैं। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं को 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि के नुकसान पहुँचाने वाले प्राकृतिक ताकतों का भी बल मिला है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों का अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवड़ी और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि के निम्नीकरण उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाओं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी का प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होते हैं। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में देश में विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण और चारागाहों को उचित प्रबंधन में इसे कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक
पशुचरण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया में भी भूमि कटाव को रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में भी की जा सकती है। बंजर भूमि की उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल के परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसके बाद अगला है मृदा संसाधन। तो मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ये पौधों के विकास का माध्यम है और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण करती है। मृदा एक जीवित तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चवच जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अवघटन क्रिया आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनते हैं, जैसा कि चित्र 1.5 में दिया गया है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत में मृदाएं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो मृदाओं का वर्गीकरण अब हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत में अनेक प्रकार की उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पति पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हैं। पहले जलोढ़ मृदा। तो यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश में महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकर गलियारे के द्वारा यह मृदा राजस्थान और गुजरात में तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों की डेल्टा से भी जलोढ़ मृदा बनते हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने में घाटी के ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों में तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। कणों के आकार एवं घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर हम जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार कर सकते हैं। एक पुराना जलोढ़ जिसे हम बांगर बोलते हैं और नया जलोढ़ को हम खादर बोलते हैं। तो बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियाँ की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होता है। जलोढ़ मृदाएं पोटास चूना युक्त होता है, जो उनके गन्ने, चावल, गेहूँ व अन्य अनाजों को दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों में मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं के सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। काली मृदा अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगुर या रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों के काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदा का दक्कन के पठार जैसे क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक सेलों में बनी होती हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं। और ये देखिए काली मृदा है और ये आपका लेटराइट मृदा है। तो दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है काली मृदा। काली मृदा बहुत महीन कणों और अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों की परिपूर्ण होती हैं, परंतु इसके फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरा दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनकी अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाती है। गीली होने पर ये मृदाएं
चिपचिपी हो जाती हैं और इन पर जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने से पहले बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। अब हम लोग लाल मृदा और पीली मृदा पढ़ते हैं। तो लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों लोह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला इनके जल योजन के कारण होता है। अगला मृदा है लेटराइट मृदा। तो लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से किया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, ये देखिए लेटराइट मृदा है, जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है, जिसका पीएच मान 6.0 है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिण राज्यों जैसे महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसकी ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों में इनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। इसके बाद है मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदाएं का जो रंग होता है वो लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने के नमक भी बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन पर अधिक है और मृदा की हुमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परत में चूने कंकड़ की नीचे की जो परत में है वो चूने की कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंततः से अंदर अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। इसके बाद है वन मृदा। तो ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इन मृदाओं के गठन और पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु उन ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिकाशिल्क ह्यूमस रहित होता है। नदी घाटों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में यह मृदाएं उपजाऊ होती है। मृदा अपरदन और संरक्षण। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा का अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने वाले अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि में कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम नदी और जल मृदा का अपरदन करते हैं। बहता जल मुक्त मृदाओं के काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और इसे उत्खात भूमि यानी कि बैड लैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसे भूमि को खड़ भूमि भी कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, जिसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा का उड़ ले जाना ही प्रक्रिया को हम पवन अपरदन भी कहते हैं। कृषि की गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है।
गलत ढंग से भी हल चलाने से, जैसे ढाल पर ऊपर की ओर नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएँ बन जाती हैं, जिसके अंदर में बहता पानी आसानी से मृदा को कटाव मतलब करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाएं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जल बहाव की गति घटती जाती है। ये देखिए अवनालिका अपर्दन है, ये तो आप देख ही सकते हैं। ये देखिए दरार पड़ गया है पैरेलल, यहाँ से जो पानी है ये मतलब कि बाहर आएगी तो कुछ मृदाओं को भी साथ लेकर आएगी, तो इसे हम बोलते हैं मृदा अपर्दन। तो इसे समोच्च जुताई भी कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय के सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित हैं। बड़े खेतों की पट्टियों में बांधा जाता है। फसलों के बीच का घास की पट्टियाँ मतलब फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। इसके तरीके की पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों की कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करना होता है। इन रक्षक पट्टियों को पश्चिमी भारत में रेत के टीलों को स्थायी रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये इसके बाद अभ्यास है, तो जो भी हम लोग रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 था उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ये ग्राफ था, ये था एजेंडा 21 और रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो कि ब्राज़ील में हुआ था। तो जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्रध्वज ब्राज़ील शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। कितने देश? 100 से भी अधिक देश। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी के सतत पोषणी विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। अब एजेंडा 21 क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणी विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। इसके बाद एक और था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुव्यवस्थित तरीके के संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी की दर्शन की एक बार में भी पुनरावृत्ति की थी। 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण के मूलाधार योगदान किया गया था। इस रिपोर्ट के सतत पोषणी विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राज़ील 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। इसके बाद ये ग्राफ है, एक मैप था उसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ये मृदा का मुख्य प्रकार है। जैसे कि ये जो येलो कलर का देख रहे हैं ये शुष्क मृदा है, मतलब मैप में समझने के लिए। ये लेटराइट मृदा है। ये जो आप हरा कलर का देख रहे हैं ये पर्वत और वन मृदा है। जलोढ़ मृदा हल्का हरा कलर का है। तो देख लेते हैं, ये देखिए पर्वत वन मृदा है, यहाँ पर वन और पर्वत पाया जाता है। ये जो हरा कलर का देख रहे हैं हल्का, ये जलोढ़ मृदाएं हैं, जैसे गुजरात में भी पाया जाता है, उत्तर भारत में भी पाया जाता है, यहाँ पर असम में भी पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा यमुना जो नदियाँ हैं, और पंजाब में भी कुछ नदियाँ हैं,
और देखिए राजस्थान में भी पाया जाता है, लेकिन राजस्थान के में अधिकतर रेतीली वन मतलब रेतीली मृदा पाया जाता है, जिसे हम शुष्क मृदा कहते हैं। ये देखिए पीला कलर का है। और लाल और पीली मृदा, अधिकतर लाल और पीली मृदा ये पूर्व और दक्षिण में पाया जाता है। ये देखिए लाल और पीली मृदा ये रहा। इसके बाद लेटराइट है, तो लेटराइट ज़्यादातर हिस्सों में नहीं मिलता है। ये देखिए लेटराइट मृदा है। ये रहा मैप को एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद ये काली मिट्टी है, ये लेटराइट मिट्टी है। और ये मरुस्थलीय मृदा है, और ये मृदा अपर्दन है। देख लीजिए कैसे अपर्दन हो रहा है। इसमें छोटे छोटे घास लगाकर या पौधे लगाकर हम लोग मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं। अभ्यास में पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें बहुविकल्पी है, ऑप्शनल। तो आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई या फिर अति पशुचारण। जो भी आपको आंसर लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान और उत्तराखंड। तीसरा क्वेश्चन है ऑप्शन में कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा का मुख्य रूप से पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर झारखंड। तो आप मैप देखकर पता लगा सकते हैं कि काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। इसके बाद 30 शब्दों में आपको लिखना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि 3 राज्यों का नाम बताएं जहाँ काली मृदा पाई जाती है। इन पर मुख्य रूप से कौन कौन से फसल उगाई जा सकती हैं। देखिए ये काली मृदा जहाँ जहाँ पाई जाती है मतलब राज्य, तो जब अब ये मतलब कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन लग जाएगा जो ऊपर वाला है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषता क्या क्या है वो आप लिखिएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपर्दन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद 120 शब्दों में, तो 120 क्या हम बोल सकते हैं कि 150 शब्दों में भी आपको लिखना है कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 में वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसके क्या कारण हैं। पहला क्वेश्चन था तीसरा का। और तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है, तो इसे भी आप कर लीजिएगा। और ये एक परियोजना है इसमें। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों का क्लास 10th का ये पहला चैप्टर था, जिसमें हम लोगों का जो टॉपिक था वो था संसाधन एवं विकास। ये हम लोगों का पहला चैप्टर था। इसके बाद हम लोगों का दूसरा चैप्टर आएगा, जिसमें हम लोग उसमें जो भी संक्षेप में या फिर जो भी क्वेश्चन रहेगा फैक्ट के साथ साथ जो भी मैप रहेगा उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि वो हम लोगों का दूसरा चैप्टर था। यदि आप चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल MG क्लासेस विकास सर जब डालेंगे तो वहाँ पर मेरा चैनल मिल जाएगा। यदि सर्च करने पर नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।